नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। रिपोर्टर मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर और बुलेटिन का आगाज लखनऊ से बड़ी खबर के साथ, जहां गुजरात हादसे के बाद अलर्ट हो गई है। लोक निर्माण विभाग को सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं, सभी पुलों का तत्काल निरीक्षण करें। गुजरात जैसे हादसे की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर विशेष ध्यान दिया जाए। अधिकारियों को निरीक्षण की रिपोर्ट जल्द देने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। तो देखिए, गुजरात में पुल टूटने से जो बड़ा हादसा हुआ, उसके मद्देनजर यूपी सरकार अलर्ट हो गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने तत्काल सारे पुलों के जांच के निर्देश दे दिए हैं। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, देखिए किस तरीके से यूपी सरकार अलर्ट हो गई है, लोक निर्माण विभाग को निर्देश भी दे दिए गए हैं, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल। गुजरात में जो हादसा हुआ था उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी पुल है उनकी चाहे मरम्मत करना हो या फिर उनकी जांच करना हो, उसकी रिपोर्ट बनाए और उसको तत्काल प्रभाव से जो है विभाग को भेजें। निश्चित तौर पर क्योंकि तमाम ऐसे पुल हैं जहां पर दिक्कतें हैं, लेकिन अधिकारियों की मनमानी के चलते वो दिक्कतें दूर नहीं की जाती है। इसके बाद बड़ा हादसा हो जाता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश में कोई छोटा सा भी हादसा हो जिसमें जनहानि हो। निश्चित तौर पर क्योंकि गुजरात का हादसा इतना बड़ा है, पूरा उत्तर प्रदेश लहर उठा है, जहां भी देखिए हर तरफ एक ही चर्चा हो रही कि आखिर गलती किसकी थी। निश्चित तौर पर जो मोदी हादसे के बाद पीडब्ल्यूडी ने यूपी के सभी पुलों की स्ट्रक्चरल जांच का आदेश दिया है। सभी मुख्य अभियंताओं और स्टेट निगम के एमडी को जारी आदेश में कहा गया कि पुलों की रिपोर्ट तैयार कर जल्द से जल्द भेजें। निश्चित तौर पर जो इंजीनियर है उनको भी कहा गया है कि पुलों के स्ट्रक्चर सेफ्टी जांचें और उसका भी रिपोर्ट बनाकर के भेजें। बिल्कुल, और देखिए रिपोर्ट किस तरीके से तैयार की जाती है, जांच की, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, जहां गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव का रण तैयार है। लखीमपुर खीरी में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार, जहां आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। नवंबर को गोला विधानसभा सीट पर मतदान होगा। 3 नवंबर को बीजेपी विधायक अरविंद गिरी की मौत के बाद ये सीट खाली हुई थी और इस सीट पर उपचुनाव है और इसके लिए देखिए आज शाम 5 बजे तक प्रचार प्रसार जो है थम जाएगा और पूरी तैयारी बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से कर ली गई है, क्योंकि ये मुकाबला सीधा समाजवादी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ होगा, क्योंकि बसपा और कांग्रेस इस पूरे उपचुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो देखिए 3 नवंबर को ये चुनाव है और बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये उपचुनाव का रण माना जा रहा है। इसके लिए बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने प्रचार प्रसार भी किया है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और उन्होंने भी प्रचार प्रसार किया। लखीमपुर से अपडेट, जहां गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव का रण तैयार हो चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का खास दौरा, बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे और इसके लिए भूपेंद्र सिंह चौधरी का खास दौरा बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी का लगातार देखिए वो चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अवध हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवध, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से जो चुनावी रण है वो तैयार हो चुका है, तमाम दिग्गज पहुंचे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का दौरा। देखिए, आपको बता दें कि भाजपा इस उपचुनाव में कोई भी रिस्क लेने को मूड में नहीं है, इसीलिए शायद उसने अपने कैबिनेट के कम 30 मंत्रियों को इस उपचुनाव में उतारा था और सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी थी। इसी क्रम में भूपेंद्र सिंह को भी जिम्मेदारी दी गई कि कार्यकर्ताओं को जो एकजुट करके और जो जीत का मंत्र है उन्हें बताएं और किसी तरीके से ये उपचुनाव जो है उसमें विधानसभा सीट में भाजपा की जीत सुनिश्चित कराएं। बिल्कुल, और देखिए सीधा मुकाबला, क्योंकि समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी है, तो किसकी कितनी ताकत देखिए लगातार मैदान में सबने लगाई है, क्योंकि लगातार चुनावी प्रचार प्रसार हुआ है, तमाम बीजेपी की तरफ से दिग्गज उतारे गए हैं। किस तरीके से जो माहौल है वो बना हुआ है उपचुनाव से पहले? देखिए, आपको बता दें कि जो अमन गिरी के पिता थे अरविंद गिरी, वो किसान नेता माने जाते थे, बड़े नेता माने जाते थे और हमेशा उन्होंने किसानों से संघर्ष किया। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि अमन गिरी को जो उनका यानी
संपत्ति वोट है वो मिलना यानी बिल्कुल निश्चित है कि उनको वोट अच्छा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि जो पार्टी में गुटबाजी है, जो पार्टी के अन्य उम्मीदवार जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे, इनको टिकट नहीं मिला है। क्या आपस में पार्टी के अंदर किसी तरीके की फूट हो सकती है जिसका फायदा जो विरोधी प्रत्याशी है, उनके सामने प्रत्याशी जो है विनय तिवारी, उनको भी मिल सकता है। तो इस तरीके से जो लड़ाई देखी जाए वो कांटे की लड़ाई है और जो चुनाव हो गया और जो ये लड़ाई होगी बेहद दिलचस्प लड़ाई होगी। बिल्कुल ठीक है अवध, आप नजर बना के रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ से अगली महत्वपूर्ण अपडेट, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया। गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी, ये बड़ा दावा उन्होंने किया है। सपा प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। भाजपा उम्मीदवार अमन गिरी की जीत निश्चित है। पीएम ने जाति धर्म के आंकड़ों को ध्वस्त किया है। तो ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर बड़ा दावा ठोका है। 3 नवंबर को चुनाव है, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं अमन गिरी, वो भारी मतों से जीतेंगे और जो अपोजिशन के कैंडिडेट हैं उनकी जमानत जब्त होगी। बढ़ते हैं आगे, अयोध्या से एक और खास खबर, जहां अयोध्या में आज से शुरू होगी 14 कोसी परिक्रमा। बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे हैं राम भक्त। सरयू नदी में स्नान कर कल्पवास लेंगे। 14 कोसी यानी कि करीब 42 किलोमीटर लंबी परिक्रमा करेंगे श्रद्धालु। प्रभु राम के संकीर्तन के साथ श्रद्धालु रामनगरी के परिक्रमा करेंगे और इसके लिए विशेष तैयारियां देखिए होती हैं अयोध्या में, और इस बार भी ये खास तैयारियां हो रखी हैं। 14 कोसी यानी कि करीब 42 किलोमीटर की लंबी ये परिक्रमा होती है, जिसके लिए श्रद्धालु बेहद ही श्रद्धा के साथ ये पूरी परिक्रमा करते हैं। प्रभु राम के संकीर्तन के साथ श्रद्धालु रामनगरी की परिक्रमा करेंगे, कल्पवास करेंगे और इसके लिए विशेष तैयारियां प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्थाएं जो हैं दुरुस्त कर ली गई हैं, ताकि किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को परिक्रमा में कोई भी बाधा ना आए। इसकी विशेष ग्राउंड जीरो पर तैयारी देखने को मिल रही है। तो देखिए, सरयू नदी से स्नान कर ये परिक्रमा शुरू होती है। 14 कोसी यानी कि करीब 42 किलोमीटर लंबी ये परिक्रमा, जहां प्रभु राम के संकीर्तन के साथ श्रद्धालु रामनगरी की परिक्रमा करते हैं। अयोध्या में आज से ये 14 कोसी परिक्रमा शुरू हो रही है। तो बड़ी संख्या में देखिए लोग पहुंचते हैं अयोध्या, और जो राम भक्त हैं वो पूरी श्रद्धा के साथ ये परिक्रमा पूरी करते हैं। अपडेट रहते हैं, हमारे संवाददाता ज्योति जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्योति, क्या जानकारी? देखिए, 14 कोसी परिक्रमा बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण, दूर दराज से राम भक्त पहुंचते हैं इस परिक्रमा के लिए। क्या तैयारियां की गई हैं प्रशासन की तरफ से? जी देखिए, पहले तो परिक्रमा का जो विशेष महत्व है अयोध्या के लिए और देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अयोध्या की परिक्रमा का विशेष महत्व रहा है। और अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो जो तमाम आला अधिकारी हैं, चूंकि कई दिनों से जो परिक्रमा मार्ग है उसका रूट मार्च कर रहे हैं, जगह जगह पर पुलिस बल तैनात है। प्रशासन अपनी अपनी तरह से नजर रखी जा रही है, हर आने जाने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। और साफ तौर पर अगर बात करें उस परिक्रमा मार्ग की, तो उसकी भी विशेषताओं को देखा जा रहा है कि जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए किस प्रकार से उस मार्ग की व्यवस्था की जाए कि उनको किसी भी तरीके की असुविधाएं ना हो। और साथ ही साथ अगर बात करें कि अयोध्या में जो मठ मंदिरें हैं उनका भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है, उनकी भी साफ सफाई करवाई जा रही है, सही तरीके से उनको सजाया जा रहा है। क्योंकि अयोध्या का परिक्रमा है, दूर दराज से लोग आते हैं, जो श्रद्धालु हैं वो परिक्रमा करते करते ही जितने मठ मंदिर पड़ते हैं विशेष तौर पर वहां पे भी पूजा अर्चन करते हैं, उसके बाद अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो मठ मंदिर हैं उस पर भी ठीक तरह से नजर रखी जा रही है कि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटनाएं न होने पाए, क्योंकि परिक्रमा हर साल होता है। प्रभु श्री राम का जो 14 वर्ष का वनवास था, वो जो अपने पिता राजा दशरथ के कहने पर उन्होंने 14 वर्ष का वनवास पूरा किया था, उसको पूरा करते ही उन्हीं रास्तों से वो वापस आए थे। तो ये मानना है अयोध्या वासियों का, तमाम ऐसे लोगों का ये मानना है कि प्रभु श्री राम उन्हीं रास्तों से जब अपने अयोध्या आए थे, तो कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम के जो पद के संकेत थे, वो कहीं ना कहीं उनके चरण के जो संकेत थे उन्हीं रास्तों से होकर आए थे। तो अयोध्या का विशेष महत्व इसीलिए रहा है कि जो श्रद्धालु हैं वो परिक्रमा इसीलिए कहते हैं कि प्रभु श्री राम पूरी श्रद्धा के साथ परिक्रमा में भाग लेते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु। बहुत शुक्रिया ज्योति।
संपत्ति का। और अब बढ़ते आगे अयोध्या से ही एक और महत्वपूर्ण खबर, जहां भरत कुंड महोत्सव न्यास को सीएम ने शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पत्र भेजकर शुभकामनाएं दी हैं। आज से 7 नवंबर तक चलेगा भरत कुंड महोत्सव। भारत की तपोस्थली भरत कुंड पर महोत्सव हो रहा है और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बकायदा पत्र भेजकर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। आज से 7 नवंबर तक चलेगा भरत कुंड महोत्सव, जहां भारत की तपोस्थली भरत पर यह खास और विशेष महोत्सव, और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी विशेष शुभकामनाएं पत्र के माध्यम से भेज दी हैं। चुनाव आयोग और सपा एक बार फिर से आमने सामने हैं। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को एक लेटर जारी किया है। किसी जाति विशेष पुलिसकर्मियों को लंबी छुट्टी क्यों, मामले पर चुनाव आयोग संज्ञान ले। तो देखिए, अखिलेश यादव ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं ठीक चुनाव से पहले, उपचुनाव से पहले, जहां उनकी तरफ से ये कहा गया है कि विशेष समुदाय के जो पुलिसकर्मी हैं उनको अचानक छुट्टी पर क्यों भेज दिया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए और इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए चुनाव आयोग की तरफ से। इससे पहले भी लगातार वो चुनाव आयोग की जो कार्यप्रणाली है उनसे गुजारिश करते रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी जो है चीजों को मैनिपुलेट कर रही है, और इस बार भी सीधा सीधा उनका लंबा आरोप यही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इन तमाम चीजों को मैनिपुलेट कर रही है और इसके लिए जांच होनी चाहिए। लखनऊ से बड़ी अपडेट, जहां सपा ने पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। यूपी के हर जिले के पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश है, वोटर लिस्ट से हटाए लोगों की सूची बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने अखिलेश यादव के बयान पर जवाब मांगा था और देखिए इसी के लिए वोटर लिस्ट से हटाए लोगों की सूची बनाने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया था कि कई ऐसे लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है और इसके लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब मांगा गया था। पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश भी सपा ने दिए थे कि किस तरीके से यूपी के हर जिले में पार्टी पदाधिकारियों को ये निर्देश थे कि जो सूची है वो बनाई जाए कि आखिर कितने लोगों की वोटर लिस्ट से नाम जो है हटाए गए हैं और इसके निर्देश थे। तो वहीं इसी ने अखिलेश यादव के बयान पर जवाब मांगा था। बढ़ते आगे लखनऊ से एक और महत्वपूर्ण अपडेट, जहां पीडब्ल्यूडी के सभी इंजीनियरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने सख्त निर्देश दिए हैं। सड़कों को भरने के लिए इंजीनियरों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। पीडब्ल्यूडी में 1 माह तक किसी इंजीनियर को अवकाश नहीं मिलेगा। हर दिन सड़कों के गड्ढे भरने की प्रगति रिपोर्ट भेजने के निर्देश हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री अब तक 12 से ज्यादा जिलों में स्थलीय निरीक्षण कर चुके हैं। बदायूं से बड़ी खबर, जहां बदायूं में ट्रिपल मर्डर से सनसनी मच गई है। 3 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई है। सपा जिला पंचायत सदस्य समेत 3 की हत्या। सपा जिला पंचायत सदस्य राकेश गुप्ता की हत्या की गई। पत्नी और मां को गोली मारकर हत्या कर दी गई। ट्रिपल मर्डर की घटना से इलाके में हड़कंप मचा है। बदायूं के उस हैत के 17 गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सपा जिला पंचायत समेत 3 लोगों की हत्या का ये पूरा मामला है। ट्रिपल मर्डर से सनसनी मची हुई है। सपा जिला पंचायत सदस्य राकेश गुप्ता की हत्या की गई, तो वहीं पत्नी और मां को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल इस पूरे ट्रिपल मर्डर ने सनसनी मचाकर रखी है। इलाके में हड़कंप का माहौल है। बदायूं के उस हैत के 17 गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई है। और चलिए अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पवन तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या जानकारी? देखिए, ट्रिपल मर्डर की ये साजिश थी, किस तरीके से इसका खुलासा कर रही है पुलिस? बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है बदायूं में। ट्रिपल मर्डर एक साथ हुए हैं। पूरा प्रशासन जो है दहल गया है, जिसमें जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है डॉक्टर ओपी सिंह तुरंत मौके पे पहुंचे हैं। बरेली जोन से भी आए हुए हैं अधिकारी। सभी ने जो है जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। सीधा प्रशासन का कहना बहुत ही जल्द इसका जो है उजागर करेंगे।
जिसने भी घटना को अंजाम दिया है उसे किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। चाहे जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सपा के नेता थे, बहुत ही कद्दावर नेता बताए जाते थे, बहुत ही गरीबों की जो है मदद करते थे। पूरा जो है क्षेत्र में माहौल ऐसा बना हुआ है, दहशत फैली हुई है कि दिन दहाड़े, वो भी बीजेपी सरकार में जो दिन दहाड़े इस तरीका की जो है घटनाएं हो रही हैं, तो पूरा क्षेत्र जो है दहशत में है। जी बिल्कुल, किस तरीके से खुलासा होता है देखना होगा। बहुत शुक्रिया पवन आपका। और वाराणसी से महत्वपूर्ण खबर, जहां श्रृंगार गौरी मामले से जुड़ी ये महत्वपूर्ण अपडेट है। जितेंद्र सिंह बिसेन के खिलाफ जारी हुआ है नोटिस। चौक थाना प्रभारी ने जितेंद्र के खिलाफ नोटिस जारी किया है। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख हैं जितेंद्र सिंह बिसेन। श्रृंगार गौरी मामले में सीएम को बताया था मुख्य पक्षकार। सीएम योगी को पावर ऑफ अटॉर्नी देने का दावा था। सीएम योगी को मुख्य पक्षकार बनाने का दावा किया था। पुलिस ने 3 दिन के अंदर जितेंद्र सिंह से जवाब मांगा है। तो देखिए बड़ी अपडेट इस पूरे मामले पर। कानपुर में विश्वविद्यालय के कुलपति विनय पाठक और पाठक के गुर्गे अजय मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। बता दें, पीड़ित ने पाठक पर गंभीर आरोप लगाते हुए इंदिरानगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि एसटीएफ ने अजय मिश्रा को हिरासत में ले लिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विवि आगरा के कुलपति पद पर रहते हुए बिल पास करने के नाम पर 15% कमीशन लेने का आरोप है। और अब ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा है। आज सुबह करीब 10 बजे एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे राष्ट्रपति। इंडिया वाटर वीक के 7वें संस्करण का शुभारंभ करेंगी। गंगा जल परियोजना समेत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगी। राष्ट्रपति के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में कार्यक्रम को भव्य आयोजन। कार्यक्रम में शोधकर्ता जल संरक्षण के विषय में प्रस्तुत करेंगे अपना शोध पत्र। तो देखिए ये खास कार्यक्रम इंडिया एक्सपो मार्ट पर, जहां आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये खास दौरा रहेगा ग्रेटर नोएडा का। सीएम योगी आदित्यनाथ का ग्रेटर नोएडा दौरे का आज दूसरा दिन है। सुबह करीब 10 बजे एक्सपो मार्ट जाएंगे सीएम योगी। सुबह एक्सपो मार्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सबसे पहले वो स्वागत करेंगे। दोपहर करीब 12:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। औद्योगिक विकास प्राधिकरण की गंगा जल परियोजना का लोकार्पण करेंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यूपीसेडा की परियोजना का शिलान्यास करेंगे। दोपहर 1:30 बजे 1670 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। दोपहर 2 बजे यूपी सदन के लिए रवाना होंगे। तो ये पूरा शेड्यूल आपको बता रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का। आज उनके ग्रेटर नोएडा के दौरे का दूसरा दिन है और इस दौरान वो अपने कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत करते हुए करेंगे महामहिम का। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता प्रिया राणा और अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रिया का रुख कर लेते हैं। प्रिया, क्या कुछ जानकारी? देखिए 10 बजे बताया जा रहा है कि स्वागत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ महामहिम राष्ट्रपति का। ग्राउंड जीरो से फिलहाल अभी की क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए अभी लगभग 10 बजने वाले हैं और 10 बजे इंडिया एक्सपो मार्ट में ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे सीएम योगी, जहां पर वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करते हुए नजर आएंगे। सुबह 10:10 से 11 बजे तक राष्ट्रपति महोदय के आगमन पर उनका स्वागत किया जाएगा। वहीं 11 बजे से 12:25 तक वाटर वीक का राष्ट्रपति महोदय द्वारा भी उद्घाटन किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ ही देर में इंडिया एक्सपो मार्ट पहुंचने वाले हैं। साथ ही 12:30 बजे वो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में जो जनसभा को है वहां पर संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। वहीं सेक्टर 4 नॉलेज पार्क में भी एक जनसभा का स्थल है जहां पर वो उनको संबोधित करेंगे। वहीं लगभग 12:30 बजे से 1:30 बजे तक औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की 1600 करोड़ की लागत की गंगा जल परियोजना एवं अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए वो नजर आएंगे। साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं देखिए कहीं ना कहीं जब एक बार सीएम योगी आते हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, तो एक जो देशवासियों में कहीं ना कहीं आसपास के लोगों में बहुत खुशी की लहर होती है। अगर हम बात करें जो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लाखों की संख्या में वहां पर जो लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनकी जनसभा को सुनने के लिए पहुंचेंगे। तो लोग एक्साइटेड भी हैं। और देखिए नोएडा में एक अलग अलग सौगात मिलती हुई नजर आ रही है। चाहे हम बात करें अभी गंगा जल परियोजनाओं की, जिसका वो
शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। साथ में ही अगर हम बात करें तो नोएडा अपने आप में एक हब बनता जा रहा है। जब से जेवर एयरपोर्ट बना है, चाहे हम फिल्म सिटी बनाने की बात करें, तो नोएडा वासियों में बहुत ज्यादा खुशी की लहर है। क्योंकि कल देखिए जब सीएम योगी पहुंचे थे तो उन्होंने योटा डाटा सेंटर का उद्घाटन किया था, तो अपने देश में एक गर्व की बात थी कि जो सोशल मीडिया यूजर्स है उनका डाटा बाहर तो विदेशों में किया जाता था, अब सोशल मीडिया डाटा का जो डाटा है अब अपने ही देश में स्टोर होगा। तो वहां पर भी इतनी ज्यादा भीड़ थी, लोग उत्साहित थे, काफी आसपास के गांव के लोग भी जो है सीएम योगी को देखने के लिए वहां पहुंच रहे थे। और अब कुछ ही समय बचा है जब 10 बजे जो सीएम योगी है एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे, जहां पर वो राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए नजर आएंगे और योजनाओं को वो करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल प्रिया, बनी रहिएगा आप हमारे साथ। अश्विनी भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए महामहिम का ये दौरा, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, एक के बाद एक बड़ी सौगात पर फोकस है। बिल्कुल, जो कार्यक्रम आज का है जो सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, 5 दिवसीय कार्यक्रम है, इसको लेकर के बाकायदा तैयारियां भी की गई थी, क्योंकि विश्व के लिए जल संकट एक बड़ी समस्या है और ऐसे में ये कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर अब से कुछ देर में जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं वो पहुंचेंगी ग्रेटर नोएडा, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रोटोकॉल के तहत उनका स्वागत करेंगे। जो राज्यपाल है उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल वो भी मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर इस बार जो थीम रखी गई है जो कार्यक्रम की, वो है समानता के साथ सतत विकास के लिए जल सुरक्षा। निश्चित तौर पर जल को सुरक्षित कैसा किया जाए, संचयन कैसा किया जाए, उसके जो मुख्य स्रोत हैं उनको कैसे संरक्षित किया जाए, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के चर्चा होगी। इसको लेकर के बाकायदा तैयारी कई दिन से चल रही थी और आज वो दिन आ गया जब ये इस तरीके से महा बैठक कई लोगों की होगी। निश्चित तौर पर इस दौरान देखा जाएगा कि किस तरह से आगे आने वाले समय में जल संकट की जो होगा उससे निपटने के लिए अभी से क्या रोड मैप तैयार किया जाए। निश्चित तौर पर इसको लेकर के बाकायदा पूरी तैयारी की गई थी। तमाम देशों के प्रतिनिधि, लगभग 2000 प्रतिनिधि जो है वो यहाँ मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और जल संकट को लेकर के विस्तृत रूप से इस पर यहाँ पर चर्चा होगी। निश्चित तौर पर नदियों का पुनरुद्धार कैसे किया जाए, जल प्रबंधन, सतत विकास की जल की उपयोगिता, एक विषय महत्वपूर्ण विषय है जिन पर चर्चा होगी। निश्चित तौर पर डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर जैसे जो देश हैं वो इस कार्यक्रम के पार्टनर बने हुए, तो समझ सकते हैं कितनी महत्ता इस कार्यक्रम की। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा है जहां उनका संबोधन होगा। साथ ही साथ लगभग 1670 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। सभी परियोजनाएं जो होंगी वो औद्योगिक विकास से जुड़ी, विकास विभाग से जुड़ी हुई। निश्चित तौर पर औद्योगिक विकास विभाग लगातार उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा निवेश कैसे उत्तर प्रदेश में किया जाए इसको लेकर के हर सतत प्रयास कर रहा है। जी बिल्कुल, तो देखिए महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। अश्विनी, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। तो अब आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ का भी, क्योंकि आज दौरे का दूसरा दिन है और इस दौरान उनका क्या पूरा कार्यक्रम है आपको ग्राफिक्स के जरिए विशेष समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए सुबह 10 बजे एक्सपो मार्ट जाएंगे सीएम योगी और 10:10 पर एक्सपो मार्ट में राष्ट्रपति का वो स्वागत करेंगे। दोपहर 12:30 बजे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी। दोपहर 1:30 बजे 1670 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास करेंगे। दोपहर 1:45 पर गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय से रवाना होंगे। दोपहर 2 बजे यूपी सदन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हो जाएंगे। तो ये पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है, जो कि 10 बजे से शुरू होगा, यानी कि 10 बजे एक्सपो मार्ट पहुंच जाएंगे सीएम योगी और इसके बाद उनके बड़े कार्यक्रम वहां पर निर्धारित हैं और महामहिम राष्ट्रपति भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अब गोरखपुर से अहम खबर, जहां सफाई अभियान में गोरखपुर को प्रथम स्थान मिला है। प्रदेश के 75 जिलों में गोरखपुर का प्रथम स्थान रहा। प्रदेश के टॉप 5 ब्लॉकों में भी गोरखपुर ने बाजी मारी है। प्रदेश के टॉप 5 ब्लॉक में दूसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई है। तो देखिए सफाई के मामले में गोरखपुर को पहला स्थान मिला है। टॉप 5 ब्लॉकों में गोरखपुर ने बाजी मारी है। प्रदेश के टॉप 5 ब्लॉक में दूसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई है। तो साफ सफाई का विशेष ख्याल गोरखपुर में रखा जा रहा है, सफाई अभियान, और इसको लेकर गोरखपुर को प्रथम स्थान मिला है। लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर, जहां डेंगू मलेरिया के बाद अब स्वाइन फ्लू ने भी दस्तक दे दी है। स्वाइन फ्लू के करीब 700 केस रोजाना सामने आ रहे हैं। निजी और सरकारी अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं। अस्पतालों में मरीजों का बुरा हाल है। तो देखिए जहां एक तरफ मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं, डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं और इसी बीच स्वाइन फ्लू के केसेस भी
लगातार बड़े स्तर पर सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर अस्पतालों में जो वार्ड रिजर्व किए जाते हैं वो पूरी तरीके से भर चुके हैं पेशेंट से, और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग जो है विशेष तौर पर अलर्ट नजर आ रहा है। तो स्वाइन फ्लू के करीब 700 केस रोजाना सामने आ रहे हैं, और इस आंकड़े से ही समझा जा सकता है कि किस तरीके से चिंताजनक स्थिति स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया जैसी जो बीमारियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। अस्पतालों में मरीज जो हैं उनका बुरा हाल हो चुका है। लगातार भीषण ये जो बीमारियां हैं उनसे ग्रसित हो रहे हैं लोग। विशेष इंतजाम जो है अस्पतालों में किए जा रहे हैं ताकि सभी को ट्रीटमेंट जो है अच्छे से अच्छा मिल सके, और इसके ही इंतजाम है निजी और सरकारी अस्पताल। देखिए बेड फुल हो चुके हैं, लोगों को भर्ती करने की जगह नहीं बची है। तो डेंगू मलेरिया के बाद स्वाइन फ्लू के भी मामले लगातार स्वागत आ रहे मामले सामने आ रहे हैं। और अब सीधा रुख करते हैं लखनऊ से एक और महत्वपूर्ण बड़ी खबर का। आपको बता दें जहां एलडीए में आज से लगेगा कैंप कंपाउंडिंग। तो देखिए बड़ी अपडेट, जहां जमा करने के लिए लगाया जाएगा ये कैंप, विशेष ये कैंप रहेगा। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां हैं। 15 दिन में आए आवेदनों पर निर्णय किया जाएगा इस दौरान। साथ ही साथ इंजीनियर्स और अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है इसी के समक्ष, जहां जल्द अवैध इमारतों की कंपाउंडिंग जमा कराएं, इसके निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एलडीए में आज विशेष कैंप कंपाउंडिंग लगाया जाएगा, और इस दौरान निर्देश भी जारी हैं। जमा करने के लिए ये कैंप लगाया गया है, और इसके लिए अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि महज 15 दिन में जो आवेदन सामने आएंगे उसके आधार पर निर्णय लेना होगा। साथ ही साथ जो इंजीनियर्स हैं और जो अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी अवैध इमारतें हैं जल्द ही उनकी कंपाउंडिंग जमा कराई जाए, और इसके लिए एलडीए की तरफ से विशेष कैंप का आयोजन किया गया है। तो देखिए जमा करने के लिए कैंप लगाया गया है विशेष कंपाउंडिंग के लिए, और इस दौरान 15 दिन में जो आवेदन आएंगे उस पर निर्णय होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।